Hello everyone, welcome to Global Commerce Academy. This video is about arm's length principle. So here evolution of transfer pricing in India. इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग का इंडिया के अंदर इवोल्यूशन कैसे हुआ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है, जब दो रिलेटेड एंटिटीज़ इंटरनेशनल लेवल पे एक्सचेंज करती हैं तो वो एक्सचेंज बेसिकली जिस प्राइस पे ऑकर्ड होता है उसी प्राइस को हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग बोलते हैं. सो इंडिया के अंदर ट्रांसफ़र प्राइसिंग की वजह से क्या हुआ कि जो कंट्रीज़ थी उनका जो रेवेन्यू लॉस होने लगा. उन्हें जो टैक्स है वो कंपनी की जो फेयर प्रॉफिट है उस पर टैक्स नहीं मिलता था, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं जब रिलेटेड एंटिटीज़ के बीच में डीलिंग होती थी तो जो रिलेटेड एंटिटीज़ हैं वो प्राइस को मैनिपुलेट करके शो करती थी, जिसकी वजह से वो अपने टैक्सेबल प्रॉफिट को रिड्यूस कर लेती थी और कंट्रीज़ को उसी रिड्यूस प्रॉफिट पे टैक्स मिलता था. तो कंट्री को जो है वो फेयर टैक्स नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से कंट्री का जो है वो टैक्स रेवेन्यू जो है उसका लॉस होने लगा. तो जिसकी वजह से ज़रूरत हुई कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग को रेगुलेट किया जाए, उसे गाइड किया जाए. सो इंडिया के अंदर फाइनेंस एक्ट 2001 के अंदर जो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस किया गया. बेसिकली इसका मेन पर्पस यही था कि जो टैक्स एवॉइडेंस हो रहा है उसको रिड्यूस किया जाए और जो कंपनीज़ प्राइस को मैनिपुलेट करती हैं उस प्राइस मैनिपुलेशंस को भी कम्प्लीटली रिड्यूस किया जाए. सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर इसे सेक्शन 92 से सेक्शन 92F के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया और बेसिकली इसके अंदर ये मैकेनिज़्म बताए गए कि कैसे जो है रियल जो प्रॉफिट है और रियल जो प्राइस है दो रिलेटेड एंटिटीज़ के बीच में उसको फाइंड किया जाए और इस ट्रांसफ़र प्राइसिंग को रेगुलेट किया जाए बेसिकली. सो नेक्स्ट इज़ जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है उसके लिए कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जिसको फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है. तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग के बेसिक कंडीशन में पहला है देयर मस्ट बी एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स. यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होना ज़रूरी है. ट्रांजेक्शन्स जो है दो कंट्रीज़ के बीच में होनी चाहिए. इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजेक्शन्स होना ज़रूरी है. सेकेंड थिंग इज़ सच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन शुड बी बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज़. और ये जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है ये दो एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज़ दो रिलेटेड इंटरप्राइजेज़ के बीच में होनी चाहिए. जैसे कि एक्स लिमिटेड जो कि एक पेरेंट कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, उसकी जो सब्सिडियरी कंपनी है वाई लिमिटेड वो अगर यूएसए के अंदर सिचुएटेड है, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होगा वही बेसिकली ट्रांसफ़र प्राइसिंग के अंदर इंक्लूड होगा. Next is such international transactions should be in nature of परचेज सेल और लीज़ ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी. इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसमें परचेज गुड्स का परचेज़ कर सकते हैं या फिर गुड्स का सेलिंग हो सकता है या फिर लीज़ पे भी प्रॉपर्टी को लिया जा सकता है. और यहाँ पे जो भी डीलिंग होंगे वो मनी लेंड भी कर सकते हैं और बोरो भी कर सकते हैं एंड सर्विस में भी सर्विस को भी एक्सचेंज कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे सेल और परचेज़ की जा सकती हैं. इन सारी चीज़ों में एक्सचेंज होंगे तो इन सारी चीज़ों के लिए जो भी प्राइस चार्ज किया जाएगा दो रिलेटेड एंटिटीज़ के बीच में इंटरनेशनल लेवल पे, उसे ही बेसिकली हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग बोल देंगे. नेक्स्ट इज़ आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल. ट्रांसफ़र प्राइसिंग को जिस प्रिंसिपल से रेगुलेट किया जाता है उसे ही हम आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल बोलते हैं. सो जो आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल है बेसिकली उसके अंदर क्या होता है कि जो भी रिलेटेड एंटिटीज़ के बीच में जो भी एक्सचेंज होता है वो जिस प्राइस पे ऑकर्ड होता है तो उस प्राइस को कंपेयर करते हैं हम दो इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होता है सिमिलर गुड्स के लिए वो जिस प्राइस पे ऑकर्ड होता है तो उस प्राइस को और जो रिलेटेड एंटिटीज़ के बीच का प्राइस है एक्सचेंज प्राइस उसे दोनों को कंपेयर करने के बाद हम रिलेटेड एंटिटीज़ के बीच के प्राइस को भी सेम टेक करते हैं जैसा कि दो इंडिपेंडेंट इंटरप्राइजेज़ के बीच में डीलिंग हुआ है उसमें जो प्राइस चार्ज किया गया है सेम उसे हम यहाँ पे रिलेटेड एंटिटीज़ के बीच में भी टेक करते हैं, ताकि जो फेयर मार्केट प्राइस है फेयर जो प्रॉफिट है वो कंट्री को पता चल सके और उस पर कंट्री जो है फेयर टैक्स कलेक्ट कर सके. सो हेयर आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल सीक्स टू adjust the profit between two associated enterprises by comparing the same as if transaction is carried out between two independent enterprises. ऐसा ही टेक किया जाएगा दो रिलेटेड एंटिटीज़ के बीच के ट्रांजेक्शन्स को, जैसे कि दो इंडिपेंडेंट एंटरप्राइजेज हैं उनके बीच का जो ट्रांजेक्शन्स है उसी की तरह टेक किया जाएगा यहाँ पे.
नेक्स्ट थिंग इज इट ट्रीट ईच इंटरप्राइजेज एज अ सेपरेट एंटिटी। सो आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल के अंदर जो भी रिलेटेड एंटिटीज़ हैं उनको भी बेसिकली सेपरेट एंटिटी ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज बेसिकली जो ट्रांसफ़र प्राइजिंग है उसको, ट्रांसफ़र प्राइजिंग गाइडलाइन है जिसके अंदर आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल को गाइड किया जाता है, ट्रांसफ़र प्राइजिंग को गाइड किया जाता है, तो उसे OECD से गाइड किया जाता है। OECD गाइडेंस है बेसिकली। यहाँ पे OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। सो द OECD ट्रांसफ़र प्राइजिंग गाइडलाइंस प्रोवाइड guidance on the application of the arm's length principle in order to arrive at the proper transfer pricing range between associated enterprises। दो associated enterprises के बीच में जिस भी प्राइस पे डीलिंग होती है उस प्राइस को फाइंड करने के लिए, जो एक्यूरेट प्राइस होता है उसको फाइंड करने के लिए आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल को जो भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है वो OECD से उसे गाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। बेसिकली आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल से इम्पॉर्टेंस क्या हो गया कि पैरिटी बिटवीन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंड इंडिपेंडेंट इंटरप्राइजेस के बीच में एक पैरिटी आ गई, एक इक्वलाइजेशन आ गया, दोनों के बीच की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो अब सिमिलर होने लगी। अब कोई भी एक अनजस्टिस नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन्स जो है मार्केट के अंदर वो फेयर होने लगी। नेक्स्ट इज डिटरमाइन रियल टैक्सेबल प्रॉफिट। जो रिलेटेड एंटिटीज़ हैं वो अपने प्राइस को मैनिपुलेट करके अपने टैक्सेबल प्रॉफिट को रिड्यूस कर लेती थी। तो जब ALP की वजह से, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल की वजह से क्या हुआ कि जो भी अब उनका जो भी फेयर प्रॉफिट है, फेयर टैक्सेबल प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करना ईजी हो गया। नेक्स्ट इज़ रिडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल प्राइस डिस्टोर्शन। जो आर्टिफिशियल प्राइस डिस्टोर्शन होता था उसमें कमी आई। और अनदर इज़ मिनिमाइजेशन ऑफ डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन मीन्स जब एक असेसी को दो कंट्री के अंदर अपने इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता है तो उसे ही हम डबल टैक्सेशन बोलते हैं। तो बेसिकली आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल की वजह से जो डबल टैक्सेशन है उसमें कुछ मिनिमाइजेशंस हुए। एंड नेक्स्ट इज़ एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन। बेसिकली हर कंट्री के अंदर जो भी इंटरप्राइज ऑपरेट करती हैं उसका उस कंट्री की इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। तो जब कंट्री को उस कंपनी का रियल टैक्सेबल प्रॉफिट पता चलता है तो उससे उसका जो भी फेयर कंट्रीब्यूशन है, जो रियल कंट्रीब्यूशन है वो फाइंड किया जा सकता है। तो इसकी वजह से आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल्स की वजह से क्या हुआ कि जो भी कंपनीज़ का जो भी फेयर प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना इजी हो गया और उसकी वजह से जो उसका एक्यूरेट मेज़रमेंट है वो फाइंड किया जाने लगा इकोनॉमी के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक जो भी कंट्री की इकोनॉमी में किसी भी कंपनी का क्या कंट्रीब्यूशन है उसको फाइंड किया जाने लगा। सो दीज ऑल आर द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल।